नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दोस्तों हम BSTC फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है उसकी यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। और यूनिट नंबर 3 का नाम है समसामयिकी शैक्षिक चिंतन प्रथम। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के टॉपिक, जैसे हमारे ये वाले टॉपिक इसके अंदर आते हैं। तो इन टॉपिकों में से मोस्ट क्वेश्चन आपके कौन से हैं वो आप लोगों को याद रखना है। और साथ ही साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, इन्फॉर्मेशन भी आपको उसमें मिलती रहेगी एग्ज़ाम की। और हमारे 20 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। 20 मॉडल पेपर हैं साथियों। अगर आप लोग इन क्लासों को नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप अगर इन 20 मॉडल पेपरों को पढ़ के चले जाएंगे ना एप्लीकेशन से, तो आपके सारे के सारे लगभग प्रश्न 70% अंक आप लोग डायरेक्टली उन मॉडल पेपरों के प्रश्न आंसर को पढ़ करके आप ला सकते हो। 70+ % आपके आराम से बन जाएंगे, चिंता मत कीजिए, वो हमारी टेंशन है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर आता है। जो यूट्यूब से प्री क्लास लेना चाहता है यूट्यूब से लीजिए। और आप जो मॉडल पेपर जो मैं आपको दे रहा हूँ 20 मॉडल पेपर हैं हमारे, उन मॉडल पेपरों को आप तैयार कीजिएगा। बहुत रट्टा मार के आपके आसानी से 70+% आराम से बन जाएंगे, जैसे पिछली बार भी हमारे बच्चों ने बनाए थे। ठीक है, तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों का आता है कि अरविंद ने श्री माँ किसको कहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्री माँ की उपाधि अरविंद साहब ने किसको दी है? सिस्टर निवेदिता को दी है भाई। आंसर हो जाएगा सिस्टर निवेदिता। क्लियर, एक प्रश्न तो आपका ये हो गया। दूसरा है कि परस्पर सहयोग से सीखने के आधार को किस शैक्षिक चिंतक ने शिक्षण विधि में अपनाया था? तो वो थे हमारे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। नेक्स्ट है कि इंटीग्रल शिक्षा के संस्थापक यानी प्रवर्तक अगर आपसे पूछा जाए तब भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्री अरविंद घोष ही थे भाई। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, आनंद युक्त कर्म ही सर्वोत्तम कर्म है, ये मत किसका था? ये मत था हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कथन था ये। ठीक है ना, ये मानते थे। भारत में किस शिक्षा शास्त्री को उनके गीतांजलि उपन्यास के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये प्रश्न बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लगाइए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके लिए गीतांजलि जो उपन्यास है, उनका उपन्यास पूछा जाए तो गीतांजलि है। और इसी की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना, वो प्रकृतिवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी शिक्षण संस्था स्थापित की थी? तो उन्होंने की थी विश्व भारती शिक्षण संस्थान। तो ये दो प्रश्न है अपना। एक तो स्थापना की थी संस्था की विश्व भारती, और नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर को। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और एक आपको एग्जाम में मिल जाएगा इस यूनिट से। आगे का क्वेश्चन है कि विद्यालय आत्मबोध का आधार है, ये कथन किसका है? ये कथन है हमारा फ्रॉबेल साहब का। ठीक है, जिन्होंने किंडरगार्टन पद्धति का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, पुस्तकों की अपेक्षा अप्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही सच्ची शिक्षा है, ये कथन भी किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है भाई। ठीक है ना, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें फटाफट से। और जैसे ही आपके एसटीसी के एग्ज़ाम में ख़त्म होंगी ना, आपको तुरंत ही रीट की क्लास चलाई जाएगी। और रीट की क्लासें मिलेंगी आपको निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी की जो शिक्षा पद्धति थी वो कौन सी थी? याद रखना आप लोग, इसको बोलेंगे हम बेसिक शिक्षा पद्धति, यानी कि आधारभूत शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तक थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, यहाँ पर आइए। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का विकास करना। शिक्षा की ये जो परिभाषा दी है साथियों, वो किस बंदे ने दी है? याद रखना, वो महात्मा गांधी ने ही दी है। ठीक है ना, महात्मा गांधी की ये दो परिभाषाएं हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है ये। और महात्मा गांधी की जो समाज की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था की जो आदर्श इकाई मानते थे, वो मानते थे आत्मनिर्भर गांव। और क्या कहते थे, सुनिए आप लोग। आत्मनिर्भर गांव का मतलब समझिए आप लोग कि गांधी जी ने कहा था कि हमारे देश की लगभग 75% आबादी वो गांवों में निर्भर करती है, और हमारे देश का जो भविष्य है वो पूरा गांवों में ही तो निर्भर करता है। इसीलिए गांधी जी एक समाज व्यवस्था की आदर्श इकाई एक आत्मनिर्भर ग्रामीण क्षेत्र को मानते थे। क्लियर। और याद रखना आप लोग, गांधी जी ने
टैगोर को उपाधि कौन सी दी थी? तो वो दी थी साथियों गुरुदेव की। रविंद्रनाथ टैगोर उनका पूरा नाम था, लेकिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पूरा कह के किसने बुलाया था? गुरुदेव किसने कहा था सबसे पहले? गांधी जी ने कहा था टैगोर को। क्लियर? और अब आपको अगला प्रश्न हम बताते हैं, देखिए। अब आते हैं डॉक्टर बाबा साहब के बारे में, भीमराव अम्बेडकर के बारे की शैक्षिक प्रधानता क्या थी भाई? कि वो दलित वर्ग की शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते थे। क्लियर? नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आइए। शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले ही विद्वान है। यह परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा स्वामी विवेकानंद जी ने दी थी। ठीक है ना? स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छे खासे आदमी थे और इनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में माना जाता है। 12 जनवरी को हर वर्ष मनाया भी जाता है। आपको ध्यान हो तो 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जयंती पर। और स्वामी जी ने जिस धर्म सम्मेलन में भाग लिया था वो कहाँ पर है? वो शिकागो धर्म सम्मेलन था अमेरिका के अंदर। शिकागो धर्म सम्मेलन था अमेरिका के अंतर्गत। और रामकृष्ण इनके गुरुदेव थे। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने ही की थी भाई। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। एकाग्रता शिक्षण की कुंजी है। एकाग्रता को शिक्षण विधि का आवश्यक आधार किस शिक्षाविद ने माना है? वो भी किसने माना है? स्वामी विवेकानंद जी ने माना है साथियों। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन भी है, इसको रट्टा मार लेना। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आइए। प्रश्न है अपना ये वाला कि अरविंद घोष ने इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? श्री अरविंद इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन, इनके नाम पर जो स्थापना की थी वो किसने की थी? याद रखना, उनकी एक शिष्या का नाम था जिसका नाम था मीरा अल्फसा। क्या नाम था? मीरा अल्फसा था। और उन्होंने स्थापना की थी 1952 में। किसकी की थी? अरविंद इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन की स्थापना की थी। किसने? मीरा अल्फसा ने की थी 1952 के अंदर। अब हम बात करते हैं अरविंद के शिक्षा दर्शन की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो ये आप लोग याद रखना, आध्यात्मिक साधना, योग और ब्रह्मचार्य उनके शिक्षा दर्शन के आधार थे, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि वे शिक्षण में बालक की अभिरुचियों को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। क्लियर? 2 याद रखना। अगला है अपना क्रमिक शिक्षण पद्धति जो है किन सिद्धांतों पर आधारित है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, अरविंद घोष का है ये। तो अरविंद घोष ने जो क्रमिक शिक्षा पद्धति थी उसको अपनाया था। ये किन सिद्धांतों पर आधारित थे? तो याद रखना, इसके प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। और ये इसे जो शिक्षा पद्धति है इसके कई प्रमुख तत्व भी हैं, जैसे करके सीखना, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड की तरह, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, विद्यार्थी का सहयोग, विद्यार्थी की स्वतंत्रता, प्रेम एवं सहानुभूति का प्रदर्शन, विद्यार्थी की रुचियों का अध्ययन, शिक्षा का माध्यम यानी मातृभाषा होनी चाहिए शिक्षा, विद्यार्थी के निजी प्रयास व निजी अनुभव को प्रोत्साहन देना, और विषयों की प्रकृति के अनुसार विद्यार्थी की शक्तियों का प्रयोग करना। ये प्रमुख तत्व थे क्रमिक शिक्षण विधि के। तो ये आप लोग याद रख के जाना है भैया, बिल्कुल भूलना नहीं है। अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की विचारधारा, ठीक है ना, उसके 2 तत्व, 2 प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं? तो उन्होंने जोर दिया था कि शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए और शिक्षा से संबंध के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। तो ये 2 पक्ष रखे थे अपनी विचारधारा के अंदर, जो आप लोगों को याद करके जाना है। अगला है, नेक्स्ट है अपना प्रश्न है, देखेंगे ये देखिए, जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षा पर कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी भैया? ये पुस्तक आपको याद रख के जानी है। और पुस्तकें लिखी थी उन्होंने 3। पहली पुस्तक का नाम है एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस, 1953 में लिखी थी। दूसरी पुस्तक का नाम था ऑन एजुकेशन, 1974 में लिखी थी। और तीसरी पुस्तक का नाम है बिगिनिंग्स ऑफ लर्निंग, ये 1978 में लिखी थी। तो याद रखना, ये जे कृष्णमूर्ति की 3 पुस्तकें हैं भैया, है ना, अच्छे से याद रख के जाना। अब हम बात करेंगे विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है?
बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। तो देखेंगे, अरे पढ़ते रहिए, 30 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मस्तिष्क पे जोर मत डालिए इतना और आराम से तसल्ली के साथ सुनिए। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल उन सूचनाओं से ही नहीं है जो बालक के मस्तिष्क में बलपूर्वक ठूंसा जाता है। अरे उन्होंने लिखा है कि यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता है तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते हुए विश्व कोश ऋषि माने जाते। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्वान है। और याद रखना, यही परिभाषा मैंने आपको ऑब्जेक्ट प्रश्नों में बताई है, ठीक है ना, यही मानते हैं वो। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए हमारे देश के अंदर। अब हम बात करते हैं विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए। तो ज्ञानार्जन का उद्देश्य उन्होंने बताया, चरित्र और नैतिकता का विकास करने वाली शिक्षा हो, आत्मिक और मानसिक विकास शिक्षा से हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। समाज सुधार की योग्यता का विकास करे और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करे और शारीरिक क्षमता का विकास करे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए हमारे समाज के अंदर। और यही उनके उद्देश्य थे विवेकानंद जी के। क्लियर। और विवेकानंद ने किन शैक्षणिक गुणों पर बल दिया, तो याद रखना, मानव मात्र की एकता, समता आधारित मूल्य, सहिष्णुता, आत्मानुशासन, संयम और कर्म पर बल जैसे शैक्षणिक गुणों पर उन्होंने बल दिया था। तो याद रखेंगे आप लोग इन प्रश्नों को। आगे हम आते हैं, पाठ्यक्रम के संबंध में अरविंद घोष ने किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निशान लगा लीजिए। बताया कि संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, अतः पाठ्यक्रम कुछ किताबों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम में वे सभी विषय शामिल हों जो मानसिक व आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देती हो। और बताया उन्होंने कि पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का लचीलापन हो। ये उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर प्रारंभिक तथा माध्यमिक व उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम के विषय निम्न प्रकार से शामिल होने चाहिए। तो किस तरीके से बताया था उन्होंने कि प्राथमिक शिक्षा में कौन कौन से विषय आने चाहिए, जैसे मातृभाषा, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित और चित्रकला। जबकि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा में क्या बताया कि मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, सामाजिक अध्ययन, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और चित्रकला, ये सब आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, मीरा अल्पसा ने शिक्षक की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है भाई, बताइए। तो मीरा अल्पसा ने शिक्षक की विशेषता बताई है, और बहुत अच्छा प्रश्न भी है ये, पढ़ लीजिए एक बार। एक अच्छा शिक्षक होने के लिए पहले उसका एक संत, नायक व अच्छा योगी होना जरूरी है। वह अनुशासित व समग्र व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। वह अपने अहम का त्याग करे, यानी घमंड का त्याग करे, मन पर काबू करने वाला होना चाहिए। शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ आगे बढ़े, ऐसा होना चाहिए। शिक्षक का सम्मान करने के लिए शिक्षक को सम्मान का पात्र भी होना जरूरी है, यानी कि एक सम्मानीय शिक्षक होना जरूरी है। ठीक है ना। अब अरविंद घोष का जो शिक्षण अधिगम सिद्धांत है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अरविंद के अनुसार शिक्षण अधिगम सिद्धांत क्या है, ज़रा ये भी आप लोग प्रश्न पढ़िए। पहला सिद्धांत है कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन सब कुछ सिखाया जा सकता है। शिक्षक एक सहयोगी व मार्गदर्शक है, न कि एक निर्देश देने वाला। वह बच्चों में ज्ञान को उड़ेलता है नहीं, बल्कि बच्चे में पहले से ही मौजूद ज्ञान को प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी पहले पूर्व ज्ञान है, लेकिन मैं उस पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यही क्या होता है, एक शिक्षक का मार्गदर्शन करता होता है। शिक्षक एक मार्गदर्शन, मैं आपको आदेश नहीं दे रहा, आपको निर्देश नहीं दे रहा, केवल मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। दूसरा सिद्धांत बताया कि बच्चों में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति को अनदेखा कर बच्चों को शिक्षक व माता पिता की इच्छाओं को अनुरूप ढालना गलत है। बच्चे को स्वतंत्र छोड़ो, तब जा करके काम चलेगा। ठीक है। शिक्षण का तीसरा सिद्धांत कि निकट से दूर, ज्ञात से अज्ञात शिक्षण के लिए कार्य करवाना। शिक्षा बच्चे को प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए, बच्चे की प्रकृति के अनुसार। अरविंद कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति उसकी आत्मा के अतीत, उसकी आनुवंशिकता व उसके वातावरण के अनुसार ढली होती है।
तो ये आपके सिद्धांत याद रखना, अरविंद घोष के 3 अधिगम के सिद्धांत हैं। बहुत अच्छा प्रश्न भी है साथियों। अब हम बात करते हैं, देखिए शांति निकेतन जो विद्यालय था, जो टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव में भी कि शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो टैगोर के द्वारा की गई थी। तो एक टैगोर का एक शांति निकेतन विद्यालय था ये। तो अब इसके कौन कौन से गुण थे, इनकी विशेषताएं क्या थी इस विद्यालय की, ज़रा ये आप लोगों को इस प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए, टैगोर ने कला को शिक्षा के बहुत नज़दीक माना। हस्तशिल्प उनके विद्यालय यानी शांति निकेतन में शिक्षा का एक मूलभूत विषय था। यहाँ सभी बच्चों को एक ना एक व्यवसाय सिखाना अनिवार्य था। एक अन्य मुख्य गतिविधियों के अंतर्गत जैसे कृषि, ऋण, सिंचाई, अन्न भंडार आदि के लिए भी कुछ समितियां गठित थी। ग्रामीणों से अपेक्षा थी कि वे अपने आय बढ़ाने के लिए ग्रामोद्योग अपनाएं। गांव के विद्यालयों की देखभाल, चलने वाले पुस्तकालयों का संचालन, स्काउट जैसी गतिविधियों द्वारा सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, डिस्पेंसरी में मातृ शिशु कल्याण केंद्र भी शुरू होने चाहिए। ये गुण था उनका। शांति निकेतन का उद्देश्य था, क्या था कि कार्य को आनंद को शामिल करना चाहिए, यानी कार्य के अंदर आनंद भी आना चाहिए भाई। पिकनिक, भ्रमण, संगीत, नाट्य, सामाजिक धार्मिक समारोह यहाँ के नियमित गतिविधियों में सम्मिलित हों। गांवों की जिंदगी में उत्साह लाने के लिए ही इन उत्सवों ने बच्चों व बड़ों को मिलजुल कर काम करने के लिए अवसर भी उपलब्ध करवाए। शांति निकेतन में प्रयोग में लाया गया ग्रामीण विकास कार्यक्रम गांव के विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रम के रूप में भारत की पंचवर्षीय योजना में भी अपनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बना, पंचवर्षीय योजना में भी ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अपनाया गया था, जो शांति निकेतन में पहले फॉलो किया जाता था भाई। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। पाठ्यक्रम के संबंध में टैगोर जी के क्या विचार थे, ज़रा आप लोग इस प्रश्न को देखेंगे, इम्पोर्टेंट भी है। पाठ्यक्रम का स्वरूप उतना ही व्यापक होना चाहिए जितना कि शिक्षा का। पाठ्यक्रम का प्रयास संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए हो। इस संबंध में उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा थी कि मैं शांति निकेतन आश्रम में संस्कृति के अध्ययन के लिए विशाल रूप में एक क्षेत्र स्थापित करूं, जहां पाठ्य पुस्तकों के आधार पर संकुचित अध्ययन ही ना हो, बल्कि समस्त प्रकार की कला एवं शिल्प, नृत्य और संगीत तथा क्रीड़ाओं का प्रयोग हो, जो ग्रामीणों की सेवा में सहायक सिद्ध हो सके। अगले विचार थे उनके, उन्होंने ऐसे पाठ्यक्रम का समर्थन किया जो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित हो। पाठ्यक्रम को व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य टैगोर ने पाठ्य पुस्तिका का निर्माण भी किया। और याद रखना, टैगोर ने स्वयं इसको क्या बनाया, क्षेत्र अध्ययन की संज्ञा भी दी थी। वे विद्यालय के वातावरण को पाठ्यक्रम का अंग मानते थे, जिसका शिक्षा योजना में महत्वपूर्ण स्थान भी था। क्लियर भाई। तो ये आपको टैगोर से संबंधित पढ़ना है। बाकी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये पढ़िए आप लोग, क्या मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने में गांधी जी के विचार से आप सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि आपके विचार स्पष्ट करने होते हैं। ठीक है ना। तो देखेंगे, मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के गांधी जी के विचार से हम पूरी तरह सहमत हैं। गांधी जी मातृभाषा को शिक्षा की नींव मानते थे। उनके अनुसार मातृभाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी को अपने देश के विचारों, भावनाओं और आकांक्षाओं की बहुत बड़ी विरासत हासिल होती है। मातृभाषा को शिक्षण का माध्यम रखने के पीछे गांधी जी का एक तर्क यह भी था कि विद्यार्थी बालक के शुरुआती वर्णों में अपनी मातृभाषा में ही अपनी बात को ज़्यादा स्पष्टता के साथ रख सकता है। उपरोक्त तथ्य शिक्षा के नवीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रति भी अनुकूल है। इसलिए गांधी जी के उपरोक्त विचारधारा से हम पूरी तरह सहमत हैं कि, और आज भी आरटी जो अधिनियम, मैं आपको थोड़ा बता दूं, आरटी अधिनियम 2009 जो है साथियों, ये भी कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा देने की बात करता है। तो गांधी जी क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न आता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट और जोर शोर के साथ बड़ा प्रश्न है ये। ठीक है ना।
शिक्षा एक उपकरण एवं हथियार की तरह है। अम्बेडकर जी का ऐसा कहने के पीछे क्या तात्पर्य है? तो चलिए, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब यह है कि अम्बेडकर जी के अनुसार शिक्षा का दर्शन स्वरूप कैसा था। तो प्रश्न अब की बार ये आएगा, अब की बार ध्यान रखना कि शिक्षा एक उपकरण एवं हथियार की तरह है। अम्बेडकर जी का ऐसा कहने के पीछे तात्पर्य क्या था? तो देखिए, अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा सभ्यता और संस्कृति की मापक है। इससे यह पता चलता है कि विकास की दृष्टि से किसी समुदाय की क्या स्थिति है, वह किस ओर तथा कितनी गति से जा रहा है। लेकिन शिक्षा एक उपकरण है, न कि मनुष्य की बौद्धिकता का पैमाना। ऐसा नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वह एक मनुष्य के रूप में बुद्धिमान भी नहीं हो सकता। ये गलत है। यदि सभी लोगों को अशिक्षित रखा जाए तो भी उनकी बुद्धिमत्ता बची रहती है। चूँकि शिक्षा एक उपकरण है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसे प्राप्त कर और अधिक शक्तिशाली हो जाता है और शासक की स्थिति प्राप्त कर लेता है। अम्बेडकर जी शिक्षा से अधिक मनुष्य की मूल बुद्धिमत्ता को महत्वपूर्ण मानते हैं। अम्बेडकर के अनुसार हर कोई मनुष्य यह समझने के लिए कि वह खुद क्या चाहता है, अर्थात पर्याप्त रूप से बुद्धिमान होता है, इस मामले में साक्षरता की कोई मान्यता नहीं है। एक मनुष्य निरक्षर होकर भी बहुत बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन समाज में कुछ लोग शिक्षा प्राप्त करके दूसरों पर अपना प्रभुत्व कायम कर लेते हैं। अतः अम्बेडकर चाहते थे कि समाज के हाशिए के लोग भी शिक्षा प्राप्त करें ताकि वे अपने अस्तित्व को कायम रख सकते। इन्होंने ज़्यादातर मैं बात करूँ यहाँ पर सीधा सीधा, तो अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि सवर्ण की बराबरी में ही दलित वर्ग को भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इन्होंने दलित शिक्षा को बढ़ावा दिया था भाई। किसको दिया था? दलित वर्ग की शिक्षा को बढ़ावा दिया था। कुल मिलाकर के बात यही थी। अब हम बात करते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, टैगोर का हमने पढ़ लिया था। अब विवेकानंद का शिक्षण अधिगम सिद्धांत, ये भी आपको याद कर लेना है कि ज्ञान व्यक्ति के अंदर विद्वान है और शिक्षा द्वारा उसका प्रकटीकरण होता है। शिक्षा ज्ञान की सर्जक न होकर के उसके अर्जन का माध्यम है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति के आत्मिक एवं शारीरिक, आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों ही पक्षों का संतुलन व समुचित विकास करना है, न कि उसे सूचना प्राप्ति तक सीमित करना। शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत से सत की ओर ले जाकर मानव को मानवीय गुण व बोध से ओतप्रोत करती है। तो ये अधिगम का सिद्धांत है अपना विवेकानंद जी का। क्लियर भैया? तो ये आप लोगों को याद करके जाना है भाई। अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, अरविंद घोष के शैक्षिक दर्शन की विशेषताएं। ये प्रश्न अपना ऊपर पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, इसको छोटे प्रश्नों में भी, तो ये भी आप लोग निशान लगा लीजिए। अब बात रहती है निबंधात्मक प्रश्नों की। तो निबंधात्मक प्रश्न मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा इन क्लासों के अंदर, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनको हम ऐप में पढ़ा चुके हैं भाई। ऐप में आपको जो कोर्स दिया जा रहा है 20 मॉडल पेपर है। आप लोग अगर फर्स्ट ईयर में है ना, तो 20 मॉडल पेपर हैं आपके। इन 20 मॉडल पेपरों को पढ़ जाओ, आप 70% आराम से बन जाएगी। आराम से आपकी प्रश्न आपके सीधे पेपर में मिल जाएंगे। उत्तर भी मैंने आपको साथ में पढ़ाए हैं, तो उनको आप लोग ठीक से पढ़ के जाओ, अच्छे से रट्टा मार के जाना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये वही प्रक्रम है जो मैंने पिछली वर्ष बच्चों को करवाया था और बच्चों की 86% तक बनी थी भाई। तो अब देख लीजिए आप लोग, आपके विचार हैं, आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो, क्या नहीं पढ़ना चाह रहे हो। मैं केवल आपका मार्गदर्शक करता हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और तैयारी को लगातार करते रहिए और देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। मैं केवल रिजल्ट देखता हूँ, मेहनत नहीं देखता। मेहनत तो लोग खुद ही अपने आप में देखते हैं, दुनिया तो आपका रिजल्ट ही देखती है। तो वही रिजल्ट मैं दिखाता हूँ बच्चों को। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लगातार क्लास को देखते रहें। रेगुलर कंटिन्यूटी बढ़ा लीजिए आप लोग, 40 से 45 दिन, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर बाद में आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं पढ़ के नहीं गया था। अरे इस तरीके से स्टार बन जाइए कि आपको हमारे मॉडल पेपर कंप्लीट चाहिए तो चाहिए, बस कंप्लीट कर लो, रट्टा मार लो आपके मॉडल पेपरों में, उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं। धन्यवाद।